की मोहब्बत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे चैनल बॉलीवुड फ्लैशबैक पर जुड़े दिव्या भारती जी के बहुत सारे फैंस की रिक्वेस्ट पर उनकी फिल्म दिल का क्या कसूर के बारे में, जो साल 1992 में आई दिव्या भारती जी की एक म्यूजिकल हिट फिल्म रही थी। उस समय फिल्म दिल का क्या कसूर के सुपर डुपर हिट गाने हर कहीं पर सुने जा रहे थे और उस समय आई ये फिल्म कई मायनों में खुद दिव्या भारती जी के लिए भी बहुत ही यादगार फिल्म रही थी, क्योंकि ये दिव्या भारती जी के करियर की ऐसी पहली हिंदी फिल्म थी जिसमें वो हमें फुल फ्लैश्ड रोल में नजर आई थीं। हालांकि इसके पहले भी दिव्या भारती 1992 में ही आई फिल्म विश्वात्मा में नजर आ चुकी थीं, लेकिन फिल्म विश्वात्मा में उनका रोल बहुत छोटा था। उनके ऊपर केवल एक गाना फिल्माया गया था। ये गाना था सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई और इसमें दिव्या भारती जी के डांस को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। उस समय ये गाना सुपर डुपर हिट हुआ था और दिव्या भारती बिल्कुल रातों रात सेंसेशन बन गई थीं और लोग उनकी अगली फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे। और विश्वात्मा के बाद जो उनकी पहली और बड़ी फिल्म रिलीज हुई थी वो थी दिल का क्या कसूर, जिसमें दिव्या भारती जी ने बिल्कुल एक चुलबुल, नटखट, चंचल और मासूमियत से भरी हुई लड़की शालिनी सक्सेना का रोल निभाया था। हालांकि उन्होंने इसमें सीमा का रोल भी निभाया था जो गाने लिखती हैं और पृथ्वी को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है। और दिल का क्या कसूर के क्लाइमैक्स में दिव्या भारती जी करोड़ों लोगों की आंखें नम करके चली गई थीं। यहाँ तक कि उनके डाई हार्ड फैंस उनकी मृत्यु के बाद में जब भी ये फिल्म देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आगे चलकर किस नाम से दिव्या भारती जी की फिल्म दिल का क्या कसूर का सीक्वल बनाया गया, इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। दिल का क्या कसूर रिलीज हुई थी 31 जनवरी 1992 को और उस समय इसका क्लैश हुआ था जितेंद्र और रेखा की एक काफी बड़े बजट में बनी फिल्म इंसाफ की देवी के साथ में, जिसको उस समय डायरेक्ट किया था तमिल सिनेमा के जाने माने प्रोड्यूसर एस.ए. चंद्रशेखर ने, जो कि थालापाथी विजय के पिता हैं। खैर, उस समय इंसाफ की देवी में जितेंद्र और रेखा जैसे नामी गिरामी एक्टर्स थे, तो वहीं दिल का क्या कसूर में दिव्या भारती और पृथ्वी जैसे न्यू कमर्स नजर आ रहे थे। लेकिन उस समय दिल का क्या कसूर को इस बात का सबसे बड़ा फायदा मिल रहा था कि इसके गाने सुपर डुपर हिट हो रहे थे और इसके गानों की वजह से ही लोगों के बीच में फिल्म को लेकर काफी ज्यादा क्रेज था। दिल का क्या कसूर को डायरेक्ट किया था जाने माने डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा ने, जो इसके पहले 1991 में साजन जैसी बेहतरीन फिल्म बना चुके थे, जिसमें सलमान खान, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित हमें नजर आए थे और उस समय फिल्म साजन के गाने भी सुपर डुपर हिट हुए थे। दिल का क्या कसूर के बाद में आगे चलकर लॉरेंस डिसूजा ने सपने साजन के, बलमा, दिल तेरा आशिक, संग्राम और आगे चलकर पापी गुड़िया और आरजू जैसी फिल्मों को भी डायरेक्ट किया है। कहानी और डायलॉग्स लिखे थे तलत रेखी ने और इसको प्रोड्यूस किया था मुकेश दुग्गल ने। उस समय मुकेश दुग्गल भी बॉलीवुड के काफी नए प्रोड्यूसर थे और इसके पहले वो फतेह और साथी जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुके थे। दिल का क्या कसूर में हमें नजर आए थे दिव्या भारती, पृथ्वी, सनम, सुरेश ओबराय, लक्ष्मीकांत बेर्डे और सत्यन कप्पू। फिल्म का बेहतरीन म्यूजिक कंपोज किया था नदीम और श्रवण की जोड़ी ने और इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 8 गाने रखे गए थे और उस समय फिल्म का म्यूजिक एल्बम बिल्कुल ब्लॉकबस्टर रहा था। और उस समय फिल्म के गाने हर गली, नुक्कड़, चौराहे, चाय की दुकानों में, ट्रैक्टरों में, बसों में, ऑटो में, स्कूल और कॉलेज में होने वाले फंक्शंस में, मतलब हर कहीं पर सुनने के लिए मिल रहे थे। और उस समय इसके बेहतरीन म्यूजिक की वजह से इसकी ऑडियो कैसेट भी अच्छी खासी सेल हुई थी। फिल्म के बेहतरीन गाने थे मेरा सनम सबसे प्यारा है, दिल जिगर नजर क्या है, मिलने की तुम कोशिश करना, गा रहा हूँ इस महफिल में, आशिकी में हर आशिक, खता तो जब हो, 2 बजे आंख लड़ी और इसका टाइटल सॉन्ग दिल का क्या कसूर। उस समय इसमें रखे जाने वाले लगभग सारे ही गाने चार्ट बस्टर्ड हुए थे और रेडियो पर हेलो फरमाइश के दौरान फिल्म के लगभग सारे ही गानों की डिमांड बहुत ज्यादा थी। यहाँ तक कि आज भी इन गानों का क्रेज इतना ज्यादा है कि कभी भी तेज आवाज में इन गानों को बजाता हुआ कोई भी ट्रैक्टर वाला या रेडी वाला निकल जाता है। मतलब ये गाने आज भी छोटे शहरों और गांव में रहने वाले लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। और आज भी अगर आप उनके कलेक्शंस की कुछ ऑडियो कैसेट देखेंगे तो दिल का क्या कसूर की ऑडियो कैसेट आपको जरूर मिलेगी। इन गानों में आवाजें हैं कुमार शानू, आशा भोंसले, साधना सरगम, अलका याग्निक और उदित नारायण की। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए और उस समय इंडिया में इसने लगभग 1 करोड़ 5 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग 1 करोड़ 35 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ था। और उस समय इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से तो ये फिल्म फ्लॉप रही थी, लेकिन इसके गानों की वजह से ये फिल्म लोगों को आज तक याद है। फिल्म को लगभग 105 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 48 लाख लोग आए थे।
और ये साल 1992 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में 22वें नंबर पर रही थी। वैसे साल 1992 की अगर टॉप 5 फिल्मों के ऊपर एक नजर डालें तो इस साल सबसे ज्यादा पैसे कमाए थे अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की फिल्म बेटा ने। इसके बाद दूसरे नंबर पर फिल्म रही थी दीवाना। तीसरे नंबर पर थी अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी जी की फिल्म खुदा गवाह। चौथे नंबर पर थी गोविंदा और दिव्या भारती की फिल्म 16 और शबनम। और 5वें नंबर पर थी धर्मेंद्र की एक मल्टी स्टारर फिल्म तहलका। और दिल का क्या कसूर को IMDb पर 5.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। उस समय दिव्या भारती जी ने लगभग 1.5 साल के अंदर ही बॉलीवुड में वो मुकाम और वो सफलता हासिल कर ली थी जिसका सपना उस समय बॉलीवुड की लगभग हर एक एक्ट्रेस देख रही थी। और 1991 और 92 में दिव्या भारती लगभग 30 से भी ज्यादा फिल्मों में एक साथ काम कर रही थीं। और उस समय दिव्या भारती जी की उम्र मात्र 17 साल थी और इतनी कम उम्र में उनके पास में फिल्मों की लाइन लगी हुई थी। जहां दिव्या भारती जी लगभग बॉलीवुड के सारे टॉप एक्टर्स के साथ में, बॉलीवुड के सारे टॉप डायरेक्टर्स के साथ में और बेहतरीन गानों वाली कई फिल्मों में एक साथ काम कर रही थीं। और 1992 में उन्होंने फिल्म विश्वात्मा से हिंदी में अपना डेब्यू किया था और इसी साल उनकी टोटल 12 फिल्में लाइन से रिलीज हुई, जिनमें से उनकी ज्यादातर फिल्मों को लोगों ने पसंद किया, इनके गाने पसंद किए गए। और भले ही फिल्म चली हो या ना चली हो, लेकिन ऑलमोस्ट लगभग हर किसी ने दिव्या भारती की परफॉर्मेंस को और उनके डांस को पसंद किया था। हालांकि उस समय फिल्म दिल का क्या कसूर के बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा कलेक्शन ना करने के बाद में दिव्या भारती ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में इस बारे में जिक्र भी किया था, जब बड़ी ही मासूमियत के साथ में दिव्या भारती से एक इंटरव्यूअर ने उनकी फिल्म दिल का क्या कसूर के फ्लॉप हो जाने के बारे में पूछा। तो दिव्या भारती ने बड़ी ही मासूमियत के साथ में जवाब दिया कि मैं अपने आप को प्रूफ करना चाहती थी, लेकिन दिल का क्या कसूर के फ्लॉप हो जाने के बाद में मैं बिल्कुल मुंह के बल नीचे गिरी हूँ और अब मुझे बिल्कुल जीरो से फिर से शुरुआत करनी होगी। लेकिन मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ कि एक ना एक दिन उनकी मेहनत रंग लाएगी और उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। हालांकि उस समय उनके इस इंटरव्यू के बाद में ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि इसके लगभग 1 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। खैर, दिल का क्या कसूर में उस समय उनके अपोजिट पृथ्वी नजर आए थे, जिनकी ये डेब्यू फिल्म थी। उस समय हट्टे कट्टे, ऊंची कदकाठी और भूरी आंखों वाले पृथ्वी को लोगों ने काफी पसंद किया था। और उस समय दिव्या भारती जी के साथ में पृथ्वी की जोड़ी लगभग हर मैगजीन के कवर पर और न्यूज़पेपर्स में छपी हुई थी। एक्चुअली उस समय पृथ्वी का फिल्मों में काम करने का दूर दूर तक कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन उस समय मुकेश दुग्गल नए नए प्रोड्यूसर बने थे और उनकी 1-2 फिल्में हिट भी हो गई थीं। और मुकेश दुग्गल पृथ्वी के पिता के बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्होंने पृथ्वी को नोटिस किया। और शुरुआत से ही पृथ्वी की कदकाठी काफी अच्छी थी, तो उन्होंने उस समय पृथ्वी से पूछा कि क्या तुम्हें हीरो बनना है। उस समय मुकेश दुग्गल ने उनसे कहा कि मैं बहुत जल्द ही एक रोमांटिक फिल्म बनाने वाला हूं, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम उसमें काम कर सकते हो। तो उस समय सामने से आए ऑफर को पृथ्वी ने ठुकराया नहीं और वो इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए थे। तो उस समय पृथ्वी ने इसमें काम करने के लिए थोड़ी डांस की ट्रेनिंग ली, थोड़ी एक्टिंग सीखी और इसमें काम करने के लिए मुंबई आ गए। हालांकि उस समय तक दिव्या भारती की कोई भी हिंदी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी और पृथ्वी उन्हें उतना ज्यादा जानते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी जब इन दोनों का फिल्म के लिए फोटो शूट किया गया तो ये फोटोग्राफ से लोगों ने काफी पसंद की थी। जहां एक तरफ मासूमियत से भरी दिव्या भारती थीं तो वहीं दूसरी तरफ भूरी आंखों वाले पृथ्वी थे। दोनों के साथ में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और इसके अधिकांश सीन मुंबई में और महाबलेश्वर के आसपास की लोकेशंस पर ही फिल्माए गए। जैसे फिल्म का गाना मिलने की तुम कोशिश करना वादा कभी न करना को महाबलेश्वर की लोकेशंस पर ही फिल्माया गया है। उस समय फिल्म के रिलीज हो जाने के बाद में दिव्या भारती और पृथ्वी को और इसके गानों को तो लोगों ने पसंद किया, लेकिन ये फिल्म उतनी नहीं चल पाई। जहां तक कि इसमें नजर आने वाले पृथ्वी को आज भी लोग उनकी इसी फिल्म के लिए याद करते हैं। इस फिल्म के बाद में आगे चलकर पृथ्वी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म के बाद में उन्होंने वो स्टारडम देखा जब लड़कियां उनके पास में आकर उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए बिल्कुल दीवानी रहती थीं। यहाँ तक कि उन्होंने एक इंसिडेंट बताया जब वो अपनी कार से कहीं जा रहे थे और वहां पर कार के सामने कुछ लड़कियां आकर लेट गईं और उस समय उन लड़कियों का ये कहना था कि जब तक पृथ्वी हमें ऑटोग्राफ नहीं देते हैं वो वहां से नहीं हटेंगी। पृथ्वी ने बताया कि फिल्म के उतना न चलने के बाद भी इस तरह का स्टारडम बहुत ही कम लोगों को मिल पाता है और एक हिसाब से अगर देखा जाए तो पृथ्वी बहुत ही लकी रहे। उनका पूरा नाम पृथ्वी वजीर है, जिन्हें अपनी पहली फिल्म से ही इतनी सफलता मिली, लेकिन आगे चलकर वो और ज्यादा फिल्मों में काम नहीं कर पाए और दिल का क्या कसूर के बाद वो हमें दिलवाले कभी ना हारे में भी नजर आए और आगे चलकर प्लेटफॉर्म जैसी फिल्मों में वो सपोर्टिंग रोल में नजर आए, जिसमें वो अजय देवगन के बड़े भाई बने हुए थे। और इसके बाद तो इक्के पे इक्का, दरार, पांडव और गुलाम जैसी कई फिल्मों में वो हमें सपोर्टिंग रोल में ही नजर आए।
इस बारे में उस समय पृथ्वी का ये कहना था कि उन्होंने मुकेश दुग्गल के साथ में उस समय एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मुकेश दुग्गल उनके साथ में एक काफी बड़े बजट की फिल्म प्लान कर रहे थे। और साथ ही साथ इस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा हुआ था कि वो उनकी फिल्म कंप्लीट होने के पहले और ज्यादा फिल्मों में लीड एक्टर के तौर पर काम नहीं कर सकते हैं। और उस समय ये कॉन्ट्रैक्ट पृथ्वी के लिए इतना ज्यादा सरदर्द बन गया कि उनके हाथ से डर और दीवाना जैसी कई बेहतरीन फिल्में भी निकल गईं, लेकिन वो चाहकर भी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ पा रहे थे। आगे चलकर प्रोड्यूसर मुकेश दुग्गल के कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से भी पाए गए और बाद में फाइनली 7 मार्च 1998 को कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा मुकेश दुग्गल की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। और ये गुलशन कुमार की हत्या के लगभग कुछ महीनों के बाद की ही बात है। हालांकि इस केस के बारे में हम किसी और वीडियो में काफी डिटेल से बात करेंगे। तो उस समय मुकेश दुग्गल के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की वजह से पृथ्वी को ज्यादा फिल्मों में लीड रोल नहीं मिल पाए। वो उस समय उनकी आने वाली फिल्म के सिलसिले में अक्सर बेंगलोर में ही रुका करते थे। और इस बारे में पृथ्वी वजीर ने बताया कि जिस समय उनकी को स्टार दिव्या भारती जी की मृत्यु हुई थी, उस समय भी वो बेंगलोर में थे और उनकी मृत्यु के टाइम पर उन्हें आखिरी वक्त में भी वो देखने के लिए मुंबई नहीं आ पाए थे। खैर, आगे चलकर जब उनके कॉन्ट्रैक्ट का समय पूरा हो गया तो पृथ्वी और बाकी फिल्में साइन करने लगे, लेकिन तब तक ऑडियंस बदल गई थी, सिनेमा बदल गया था और पृथ्वी की उम्र भी काफी दिखने लगी थी। इस वजह से अब चाहकर भी उन्हें फिल्मों में लीड रोल नहीं मिल रहे थे और उन्हें जबरदस्ती सपोर्टिंग रोल ही करने पड़े। फिल्म दिल का क्या कसूर में हमें दिव्या भारती जी का जो बड़ा सा बंगला नजर आता है, उसकी शूटिंग मुंबई के मयूर महल में की गई थी, जहां पर उनके घर की ये गोल आप सीढ़ियां देख सकते हैं जो ऊपर तक जा रही हैं। 90s में ये बंगला आपने लगभग हर दूसरी फिल्म में देखा ही होगा। यहाँ तक कि उसी साल आई 16 और शबनम में सेम यही बंगला हमें गुलशन ग्रोवर के बंगले के तौर पर भी देखने के लिए मिला था। यहाँ तक कि फिल्म अंजाम में भी ये शाहरुख खान का बंगला बना हुआ था। यहाँ तक कि राहुल रॉय की फिल्म जुनून में भी ये हमें देखने के लिए मिलता है। उस समय फिल्म दिल का क्या कसूर का एक सुपर डुपर हिट गाना गा रहा हूँ इस महफिल में, एक्चुअली इस गाने की पूरी धुनें कॉपी की गई थी पाकिस्तानी सिंगर मेहंदी हसन के गाने ना कोई गला से, जो साल 1975 में आई पाकिस्तानी फिल्म जंजीर का गाना था। और सेम इसी गानों की धुनों के ऊपर नदीम श्रवण ने ये गाना बनाया था। इसके अलावा फिल्म का एक और बेहतरीन गाना था दिल जिगर नजर क्या है। इस गाने के म्यूजिक को भी काफी हद तक द वेंचर्स के एस्केप गाने से कॉपी किया गया था। इन दोनों ही गानों की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इनको आप मैच करके देख सकते हैं। दिल का क्या कसूर का क्लाइमैक्स सीन तो आप सबको याद होगा, जहां पर दिव्या भारती जी की मृत्यु हो जाती है। तो उनकी मृत्यु के बाद में सुरेश ओबराय अपने बंगले में बैठकर सोचते हैं कि छोटी दिव्या भारती उनके पास आ रही हैं और उन्हें अपने द्वारा लिखे गए एक गाने की लाइनें सुना रही होती हैं, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर मौत हो तो वो हो तुझसे पहले। और फिल्म दिल का क्या कसूर यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो सेम इसी लाइनों को आगे चलकर डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा ने अपनी साल 1992 में ही आई आयशा जुल्का और अविनाश वाधवान की फिल्म बलमा में यूज किया था, जिसमें आशा भोसले और कुमार सानू जी की आवाज में ये हमें पूरा गाना सुनने के लिए मिलता है, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर मौत हो तो वो हो तुझसे पहले। एक्चुअली बलमा और दिल का क्या कसूर इन दोनों ही फिल्मों के गानों को नदीम श्रवण ने ही कंपोज किया था और ये दोनों ही फिल्में साल 1992 में रिलीज हुई थीं। एक्चुअली उस समय हुआ ये था कि नदीम श्रवण ने कई गाने बल्क में कंपोज करके लॉरेंस डिसूजा को दिए थे और उनके द्वारा कंपोज किए गए इन गानों को लॉरेंस डिसूजा ने अपनी फिल्म बलमा और दिल का क्या कसूर में यूज किया था। हालांकि उस समय कई लोगों को ये लगने लगा था कि फिल्म बलमा कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल का क्या कसूर की सीक्वल हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इन दोनों ही फिल्मों में कोई भी कनेक्शन नहीं था सिवाय गाने की इन लाइनों के और डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा के। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म दिल का क्या कसूर से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो दिव्या भारती जी की फिल्में और उनके गाने काफी पसंद हैं। आप लोगों को उनकी फिल्में कैसी लगती हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप में से उस समय दिल का क्या कसूर किसी ने सिनेमा हॉल में देखी हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।